नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज बिहार से एक बहुत ही खतरनाक और हैरान करने वाली खबर आई है। पता चला कि पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान को 2047 तक एक इस्लामिक मुल्क बनाने के सीक्रेट प्लान पर काम कर रहा है। इस साजिश का पर्दाफाश आज बिहार पुलिस ने किया। बिहार पुलिस ने बताया कि पीएफआई ने 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया और उस प्लान को अंजाम देने के लिए, इस प्लान को आखिर तक पहुंचाने के लिए काम भी शुरू कर दिया। जो बात मैंने आपको बताई, शब्दशः वर्ड बाय वर्ड यह बात बिहार पुलिस ने आज बताई। फुलवारी शरीफ से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है। ये लोग मुस्लिम नौजवानों का ब्रेन वॉश करके उन्हें रिक्रूट कर रहे थे, उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। इन लोगों के पास से जो दस्तावेज मिले हैं, उनके मुताबिक जो खुलासा हुआ है वो जानकर आप चौंक जाएंगे। इन दस्तावेज में लिखा गया कि 75 साल पहले एक इस्लामिक मुल्क भारत से अलग होकर बना था। अब भारत जब आजादी के 100 साल का जश्न मना रहा होगा 2047 में, उस वक्त तक भारत को ही इस्लामिक मुल्क बनाना है। और यह मकसद कैसे हासिल होगा, इसके कितने स्टेज होंगे, किस स्टेज में क्या करना है, ये सारी बातें इस दस्तावेज में सिलसिलेवार तरीके से लिखी गई हैं। पीएफआई ने अपना एजेंडा डॉक्यूमेंट तैयार करके अपने लोगों के पास चुपचाप भेज दिया। पुलिस का दावा है कि पीएफआई के लोग खामोशी से देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और सिर्फ साजिश नहीं कर रहे, मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं उनमें लिखा कि नौजवानों को बार बार बताना है कि उनका जन्म अल्लाह का राज कायम करने के लिए हुआ है। उन्हें समझाना है कि वो दीन का काम कर रहे हैं, ये जंग इस्लाम के लिए है। पीएफआई ने अपने स्लीपर सेल्स को तेजी से नौजवानों का रिक्रूटमेंट करने, उनकी ट्रेनिंग करने और ट्रेन रिक्रूट्स को ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को पीएफआई से जोड़ने का आदेश दिया है। इसकी वजह भी बताई गई है। वजह यह कि अगर हिंदुस्तान के 10% मुसलमान भी पीएफआई के साथ आते हैं तो 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मुसलमान भले ही संख्या में कम हो, लेकिन जंग में जीत उन्हीं की होती है, यह कहा गया। दस्तावेज में यह भी कहा गया कि 10% मुसलमान भी डरपोक, कायर मेजॉरिटी को घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर करने के लिए काफी है। मैं जो बातें आपको बता रहा हूं हैरान करने वाली तो है, लेकिन ये 7 पेज के उस दस्तावेज की कुछ लाइनें हैं। ये पूरा डॉक्यूमेंट इसी तरह की बातों से भरा पड़ा है। देश के खिलाफ युद्ध की बात कही गई है। यहां तक लिखा गया है कि एक स्टेज ऐसी आएगी जब स्टेट के खिलाफ जंग के हालात बनेंगे। ऐसी सूरत में दूसरे इस्लामिक मुल्कों की मदद ली जाएगी। इसमें लिखा है कि इसकी तैयारी शुरू हो गई है। टर्की के साथ पीएफआई के बेहतर रिश्ते हैं, दूसरे और इस्लामिक मुल्क भी उनके साथ हैं। ये सारी बातें इतनी खतरनाक हैं कि जब मैंने शुरू में खबर देखी तो यकीन नहीं हुआ। यह बात भी गले उतरने वाली नहीं थी कि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये दोनों देश को इस्लामिक मुल्क बनाने की साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। हो सकता है सिरफिरे हो, बात अजीब लगी, लेकिन जब दस्तावेज देखे, उनको गहराई से जांचा, तो रोंगटे खड़े हो गए। आज मैं आपको इन दस्तावेज की, इस प्लानिंग की, इस साजिश की एक एक डिटेल बताऊंगा। उन लोगों की तस्वीरें दिखाऊंगा जो देश के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे थे, उनके परिवार वालों की बात सुनवाऊंगा, और पीएफआई का पक्ष क्या है, उनका इस खुलासे पर क्या कहना है, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले वो दस्तावेज वो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, उसकी डिटेल समझ लेते हैं, जिसके आधार पर इस पूरी साजिश का आज खुलासा हुआ। बिहार के फुलवारी शरीफ से जो 2 लोग सबसे पहले पकड़े गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी से इस पूरी साजिश का खुलासा हुआ, उनका नाम है मोहम्मद जलालुद्दीन और अतर परवेज। मोहम्मद जलालुद्दीन झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है, जबकि अतर परवेज एसडीपीआई और पीएफआई का लीडर है। इन दोनों के पास से जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिले हैं, उसमें भारत को 2047 तक
इस्लामिक मुल्क बनाने का पूरा रोड मैप है। पीएफआई की पूरी साजिश का जिक्र है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 7 पन्नों के उसी दस्तावेज का फ्रंट पेज है। इसमें लिखा है इंडिया 2047 टूवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। सबसे नीचे लिखा है इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन, यानी एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। यह दस्तावेज अतर परवेज के कब्जे से मिला है, जो खुद को पीएफआई का पटना का सचिव बताता है। इस डॉक्यूमेंट के तीसरे ही पेज पर यह लिखा है कि हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने का है, जिसमें पावर मुस्लिम कम्युनिटी के पास हो। इसमें लिखा है कि पहले भी भारत पर मुसलमानों का राज था, अंग्रेजों ने मुसलमानों से यह सत्ता छीन ली थी, लेकिन अब फिर से इस्लाम की ताकत को बुलंद करना है। पीएफआई के सीक्रेट डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि इतिहास गवाह है कि मुस्लिम माइनॉरिटी में होने के बावजूद हमेशा जीत हासिल करते रहे हैं। अगर भारत के 10% मुसलमान भी पीएफआई के साथ आ जाएं, तो वो कायर बहुसंख्यक कम्युनिटी को घुटनों पर ले आएंगे। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि भारत में बहुसंख्यक कौन है, हिंदू हैं। यानी पीएफआई यह दावा कर रहा है कि अगर 10% मुसलमान उनका साथ देते हैं, तो वो हिंदू समाज को घुटनों पर ले आएंगे। इस डॉक्यूमेंट के तीसरे पन्ने के तीसरे पैरा में लिखा गया है कि मुस्लिम नौजवानों को सिर्फ यह बताना है कि वो जो कर रहे हैं वो दीन का काम है, इस्लाम का काम है। सबके दिमाग में हर वक्त ये बात भर देनी चाहिए कि इस्लाम का राज कायम करना है। इंडिया विजन 2047 इनका इनर सर्कुलेशन है, और 7 पन्ने का जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिकवर्ड हुआ है ऑफिस से भी, मिस्टर अतहर परवेज के घर से भी, और कल रात में जो रेड्स हुए हैं बहुत और से जगहों पर भी, उसमें इस बात को लिखाया गया है कि हम लोग हिंदुस्तान में शासन करते रहे हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि हमारा शासन अंग्रेजों ने छीन लिया, लेकिन हम लोगों को फिर से संगठित होना है, और 2047 तक हमें हर घर से एक पीई का रिक्रूट होना है, पीएफआई का हर घर में एक रिक्रूट होना है जो आइडियोलॉग हो, और दूसरा जो आर्म्स विंग में जाए। और अगर 10% उसमें लिखा हुआ है, एग्जैक्ट वर्ड है कि अगर 10% मुस्लिम पॉपुलेशन, इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन भी अगर उनके पीछे रैली करती है, तो वो कावर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी, दैट वर्ड हैज बीन रिटन, बहुसंख्यक कमजोर आबादी को उनके घुटनों पर ला देंगे और 2047 तक देश को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। पटना पुलिस के अधिकारी जो बता रहे हैं, ये दस्तावेज उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसमें लिखा गया है कि हर घर में पीएफआई का मेंबर होना चाहिए, घर घर तक दखल देनी है, 2 काम करने हैं, मुसलमानों को एक करना है और हिंदुओं में फूट डालनी है। यह फैलाना है कि बीजेपी और आरएसएस सिर्फ ऊंची जातियों के लिए काम करते हैं। आरएसएस को पिछड़े वर्ग, दलित और आदिवासियों का दुश्मन बताना है। फिर लिखा है कि अगर पिछड़े, दलित और आदिवासियों की 50% आबादी हमारे साथ आ जाए, तो सरकार मुसलमानों की होगी। इसके बाद धीरे धीरे जुडिशरी और सिक्योरिटी फोर्सेस में एंट्री करेंगे। इसी डॉक्यूमेंट में भारत में इस्लामिक रूल स्थापित करने के लिए 4 स्टेप बताए गए हैं। पहला स्टेप, मुसलमानों को इकट्ठा किया जाए, उन्हें पीएफआई के बैनर के नीचे लाया जाए। इसके बाद अपने काडर को तलवार, रॉड और बम चलाने की ट्रेनिंग दी जाए। दूसरा स्टेज, जब हिंदुओं में फूट डाली जाए, सेलेक्टिव वायलेंस किया जाए जिससे खौफ पैदा हो। उदयपुर और अमरावती जैसी घटनाएं करनी है, हिंसक प्रदर्शन करने हैं, लेकिन भारत के झंडे का, तिरंगे का, संविधान का और अंबेडकर का, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल शील्ड के तौर पर करना है। फिर लिखा है कि इसके बाद तीसरी स्टेज आएगी, जब पीएफआई दलितों और पिछड़े वर्ग के साथ क्लोज अलायंस बनाएगा। जो राजनीतिक दल हैं उन्हें बदनाम करेगा, उनके सेक्युलरिज्म पर सवाल उठाएंगे और इस बाद चुनावी राजनीति में उतरेंगे। इसी स्टेज में पीएफआई अपने मार्शल्स तैयार करेगी, हथियार और गोला बारूद जुटाएगी। मार्शल्स मुसलमानों को प्रोटेक्ट करेंगे, जो मुसलमानों की मुखालफत करेगा उस पर अटैक करेंगे। इसके बाद जब सारी तैयारी हो जाएगी, तब चौथी स्टेज आएगी। यानी प्लान तो तैयार था, काम भी शुरू हो गया था, लेकिन
पकड़े गए। जलालुद्दीन जी का जो घर है, उस घर में जो ऊपरी मंजिल है, उस ऊपरी मंजिल पर ये ट्रेडिंग हुई थी। उन्होंने अब तक कितने लोगों को रिक्रूट किया था, ये सब जानकारी मिल पाई होगी? अभी तक जो हमारे पास सूचना है उस हिसाब से हमारे पास 50 और 60 लोगों की लिस्ट है। हम लोग उसको और आगे बढ़ा रहे हैं और मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग इससे कनेक्टेड हैं, जिनके बारे में अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस हमारे पास हैं, उस एविडेंस को और पुष्ट कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि बहुत जल्दी पूरे नेटवर्क को हम लोग बस्ट करेंगे। एफआईआर में 26 लोगों के नाम का जिक्र है। ये 26 लोग क्या पीएफआई से जुड़े हुए हैं? कौन लोग हैं ये लोग? ये जितने भी 26 लोगों की आप बात कर रहे हैं, वो 26 लोग पीएफआई और एसडीपीआई का कॉवर्ट ऑपरेशन कर रहे हैं और इनमें से मैक्सिमम लोग, सबकी तो बात नहीं कर सकते हैं, बट इसलिए कुछ लोगों की उम्र 25 से 30 साल है और सिमी हम लोगों ने बैन 2001 में भारत सरकार ने किया था। तो कुछ मैक्सिमम लोग इसमें सिमी के एक्टिव मेंबर्स हैं और जो सिमी का पहले से वर्क स्टाइल रहा है कि पहले सिमी में लोग रहते हैं और 30 साल के बाद वो बाहर आकर के इसी तरह के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में आकर के लोगों को टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए या कम्युनिटी विशेष के विरुद्ध में लामबंदी करते हैं। मैंने आपको बताया कि पीएफआई ने टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया यानी भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने के लिए 4 स्टेज वाला रोड मैप बनाया है। इसके 3 स्टेप तो मैंने आपको बता दिए। वो 3 स्टेजेस कौन कौन से बता दिए। आप सोच रहे होंगे कि चौथा और फाइनल स्टेज क्यों नहीं बताया, तो वो भी सुन लीजिए। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। पीएफआई को इस बात का एहसास है कि जिस इस्लामिक मुल्क का वो सपना देख रहा है, उसे हासिल करने के लिए एक न एक दिन आर पार की जंग लड़नी होगी। इसका जिक्र भी इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में किया गया है। पीएफआई के इस दस्तावेज में लिखा गया है कि फाइनल स्टेज में मुसलमान सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे। उस वक्त स्टेट के साथ यानी भारत के साथ युद्ध हो सकता है। तो पीएफआई के पास बड़ी संख्या में ट्रेंड फोर्स होगी। दुनिया के तमाम इस्लामिक मुल्क इस जंग में मदद करेंगे और जब फतेह होगी तो भारत में नया संविधान होगा जो इस्लामिक कानून के मुताबिक बनेगा। पीएफआई के दस्तावेज में लिखा है कि इन द सिनेरियो ऑफ फुल फ्लेजेड शो डाउन विद द स्टेट यानी सरकार के साथ अपनी आखिरी लड़ाई के दौरान पीएफआई के हथियारबंद काडर के अलावा इस्लामिक मुल्कों की मदद की भी जरूरत पड़ेगी और इसकी तैयारी हो रही है। पीएफआई ने इस्लाम के टॉर्च बेरर टर्की के साथ अच्छे रिश्ते बना लिए हैं। कुछ और इस्लामिक मुल्कों को भी अपने साथ लाने की कोशिश जारी है, जिससे वो भारत में इस्लामिक मुल्क स्थापित करने के लिए होने वाली आर पार की जंग में मदद करें। उनका जो लिटरेचर है, उस लिटरेचर में है कि मैं बहुत दिनों से ये लोग दूसरे देशों के संपर्क में हैं। जैसे इस्लाम के जो फ्लैग बियरर्स हैं, जो उसमें लिखा है, ये उनके शब्द हैं, टर्की, पाकिस्तान और इनके पीएफआई के वहाँ से रिलेशन है। और ये लोग उसमें वर्ड है दैट देयर इज एग्जैक्ट वर्ड कि अगर हमें आर्म स्टैंड ऑफ स्टेट के साथ होता है तो हमें इस्लामिक कंट्रीज से मदद लेनी चाहिए। इस दस्तावेज में जो कुछ लिखा है, पुलिस जो कुछ बता रही है, जो खुलासा हो रहा है, उससे इतना तो साफ है कि पीएफआई किस इरादे से, किस मंसूबे से, किस मकसद से काम कर रही है। हालांकि पीएफआई की सोच के बारे में लोग जानते हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश के किसी भी इलाके में हिंसा हुई, दंगे हुए, उनमें से ज्यादा घटनाओं में पीएफआई का हाथ होने की बात सामने आती रही है। लेकिन कोई यह कल्पना नहीं करता था कि एक संगठन जो खुद को मुसलमानों के लिए काम करने वाला संगठन कहता हो, वो देश को इस्लामिक मुल्क बनाने का मंसूबा लेकर काम कर रहा है। अब सवाल यह कि पुलिस को अचानक कैसे पीएफआई की इस खौफनाक साजिश की भनक लग गई। यह सवाल भी हमने फुलवारी शरीफ के पुलिस अफसरों से पूछा तो पता लगा कि सेंट्रल एजेंसीज का इनपुट मिला था। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री का बिहार दौरा था। जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के दौरे के वक्त बड़ी गड़बड़ की प्लानिंग कर रहे थे, उनका पता चला। इसका अलर्ट सेंट्रल एजेंसीज ने बिहार पुलिस को दिया था। इसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई। स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर एक्शन हुआ और 2 लोग पकड़े गए। पुलिस जब जलालुद्दीन के घर पहुंची, फिर देखकर हैरान रह गई कि वहां तो देश के खिलाफ जंग की तैयारी चल रही है। नौजवानों को युद्ध की ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलिस ने पहले मोहम्मद जलालुद्दीन और अतर परवेज को गिरफ्तार किया और उसके बाद तीसरे आरोपी अरमान मलिक को अरेस्ट किया।
हमें पिछले प्रधानमंत्री महोदय के दौरे से पिछले एक सप्ताह से हमें बहुत सारी स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। उसमें नेशनल एजेंसीज भी है, स्टेट एजेंसीज भी है, और हमारे जो सोर्सेज होते हैं उससे कि ईसापुर में कहीं पर एक बिल्डिंग में इस दौरे से संबंधित या इस दौरे को डिस्टर्ब करने के लिए एक आतंकी साजिश वहाँ पे हो रही है। हम लोगों ने इसको सबसे पहले वेरीफाई किया टेक्निकल इंट से, साइंटिफिक इंट से, और जो हमारे सोर्सेज हैं ऑन फील्ड उससे हमने वेरीफाई किया। और वेरीफाई करने के बाद हम लोग ने 11 तारीख की रात को उस जगह को सर्च किया तो 2 लोग मिले वहाँ पे, मिस्टर जलालुद्दीन जी जो उस बिल्डिंग के मालिक हैं, जो झारखंड पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं, और दूसरे मिस्टर अतहर परवेज जिनका पास्ट बहुत ही कलंकित रहा है। वो पहले सिमी के पूर्व मेंबर रहे, एक्टिव मेंबर रहे हैं। बिहार में सिमी रिलेटेड जितने भी केसेस हुए हैं उन सारे अभियुक्तों के वो बेलर रहे हैं। और पिछले 2 सालों से जो अभी तक हमें सूचना है, पिछले 2 सालों से एसडीपीआई और पीएफआई के आड़ में कॉवर्ट ऑपरेशन करा रहे थे। बिहार पुलिस को गिरफ्तार किए गए लोगों से जो जानकारी मिली है वो हैरान करने वाली है। पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे से पहले दूसरे राज्यों से पीएफआई के मेंबर्स को बिहार बुलाया गया था। पुलिस के मुताबिक 6 और 7 जुलाई को केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से पीएफआई के लोग बिहार आए, लोकलों को ट्रेनिंग दी। मार्शल आर्ट के नाम पर उन्हें चाकू और तलवार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। पुलिस इन लोगों पर नजर रख रही थी। पुलिस के पास एडवांस में इनपुट था और पुलिस का शक यकीन में उस वक्त तब्दील हो गया जब दूसरे राज्यों से आए पीएफआई के लोगों ने फर्जी नाम और फर्जी आइडेंटिटी कार्ड्स के आधार पर होटल्स में कमरे बुक किए। तय था कि गड़बड़ी करना चाहते थे ये लोग प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में। अभी तक जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है उस इन्वेस्टिगेशन का संकेत उसी तरफ है, लेकिन हमारे पास जो हम लोगों ने जो वेरीफाई किया, जो हमें अभी तक एविडेंस मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, वो बहुत ही संदेहास्पद हैं। और 6 और 7 जुलाई को केरला से, तमिलनाडु से और वेस्ट बंगाल से टीम यहाँ आई थी, लोगों को ट्रेंड किया है। और जो ट्रेनिंग है वो मार्शल आर्ट के नाम पर हुई, लेकिन मार्शल आर्ट के नाम पर ट्रेनिंग के नाम पर वहाँ पर तलवार से, चाकू से लोगों को सिखाया गया और उनको ये कहा गया कि आप अपने इलाकों में जाओ और इलाकों में जाकर के इन चीज़ों को, लोग जितने भी गुमराह युवक हैं, जितने भी अशिक्षित युवक हैं, उनको मोटिवेट करो। मोटिवेट करके कोई प्लान उनका था। अब चूंकि पीएफआई का इरादा 2047 तक भारत को मुस्लिम मुल्क बनाना है, वो जानते हैं कि ये कोई आसान काम नहीं है, तो अपने काडर को सोच समझकर ठोक बजाकर संगठन में शामिल करते थे। ये देखते थे जिस शख्स को पीएफआई में शामिल किया जा रहा है वो पूरी तरह रेडिकलाइज हो चुका है या नहीं। बिहार में पीएफआई के रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी बहुत टफ था। लोगों से उनकी प्राइवेट डिटेल मांगी जाती थी। बस ये समझ लीजिए कि जितना मुश्किल एक बैंक में अकाउंट खोलना होता है उससे ज्यादा मुश्किल है पीएफआई का मेंबर बनना। लोगों से फोन नंबर, आधार कार्ड का नंबर, वोटर आईडी, पंचायत और विधानसभा क्षेत्र सबकी जानकारी मांगी जा रही थी। और हैरानी की बात है कि कई पढ़े लिखे और ग्रेजुएट लोग भी पीएफआई के मेंबर बने। पटना के फुलवारी शरीफ में जिस घर में ट्रेनिंग चल रही थी वहाँ बड़े पैमाने पर कैडर भी तैयार किए जा रहे थे और इंडिया टीवी के पास वो एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स है जिसमें इन सारे जो कैडर हैं उनकी जानकारी दी गई है। आप देखिए इसमें जो फॉर्म है ये कैडर आवेदन फॉर्म है, कैडर एप्लीकेशन फॉर्म, और इसमें जो लोग भी इसके मेंबर बने हैं उनकी तस्वीर भी यहाँ पर लगी हुई है, उनका नाम है और उनके यहाँ पर एड्रेस दिए हुए हैं और इसी तरह का फॉर्म भरवाया जाता था और इस तरह से कैडर तैयार किया जा रहा था। और ये देखिए एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी तरफ से ये कैडर तैयार किए जा रहे थे। आप देखिए हर पेज पर जो है ये तस्वीर है। अब जैसे ये किशनगंज के हैं मुदस्सिर राही, ये उनकी तस्वीर है, ग्रेजुएट योग्यता है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ भी देखिए किशनगंज के ही हैं। किशनगंज का जो इलाका है, सीमांचल का इलाका, जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ भी देखिए अकील अंजुम, इसकी भी तस्वीर यहाँ लगी हुई है। इसके अलावा ये झंडे आप देख रहे हैं, ये देखिए एसडीपीआई का जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल, उसका ये एक आई कार्ड बनाया गया है और
इस तरह से जो झंडे हैं, करीब 49 ऐसे झंडे मिले हैं। ये झंडे जो हैं वो पीएफआई के झंडे हैं। ये देखिए, इसमें जो एक स्टार बना हुआ है, ये स्टार बना हुआ, और इस तरह के 49 ऐसे झंडे जो हैं वो मिले हैं। जिस घर में पीएफआई का रिक्रूटमेंट चल रहा था, जिस घर में चुपचाप ट्रेनिंग दी जा रही थी, वो घर मोहम्मद जलालुद्दीन का है। जलालुद्दीन झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर था, फिलहाल फुलवारी शरीफ में रहता है। मोहम्मद जलालुद्दीन को इसी वजह से पीएफआई के रिक्रूट को ट्रेनिंग की जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि वो हथियार चलाना जानता है। उसे खुद आर्म्स ट्रेनिंग मिली हुई है, वो भी पुलिस में। पिछले 2 महीने से उसके ही घर में ट्रेनिंग चल रही थी। मिस्टर जलालुद्दीन जी, वो रिटायर्ड झारखंड पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर थे, तो उनके पास पुलिस एक्ट था, पुलिस का टैक्ट भी था, पुलिस की उनको एक तरह से हथियारों का हुनर भी पता था। और उनके घर में ही ये पिछले 2 महीनों से, उनके हिसाब से 2 महीनों से ये एक्ट हो रहा था। अब हम लोग इसके पीछे जा रहे हैं, चूंकि सीसीटीवी के स्टोर होने का एक लिमिटेशन है, लेकिन इसके अलावा भी और हम लोग इसको पोस्ट कर रहे हैं। सीसीटीवी में तो बहुत सारे लोग, ऐसे लोग अनआइडेंटिफाइड जो यहाँ के लोकल नहीं है, वो आते जाते दिख रहे हैं। प्लस हम लोग उसको एनालाइज कर रहे हैं, बिकॉज 54,000 कंटेंट्स हैं, तो उन 54,000 कंटेंट्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने में या डिस्कस करने ट्रेनिंग की बात भी सीसीटीवी से साबित हो रही है। नहीं, जहाँ पे एक पते की बात है कि जहाँ पे इनका ट्रेनिंग चल रहा था, उसको सीसीटीवी कवरेज में इन्होंने रखा है। जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस सीसीटीवी कवरेज में। आते जाते लोग दिख रहे हैं, जो दूसरे राज्यों से आने वाले लोग। यस, और बहुत सारे लोग तो फेक एयर टिकट कटा करके, अगर मिस्टर ए हैं तो मिस्टर बी के नाम से एयर टिकट कटाया, पटना में फेक आइडेंटिटी पर रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके एक किसी गहरे षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है। हम लोग इसको वेरीफाई कर रहे हैं। मोहम्मद जलालुद्दीन के साथ जो शख्स पकड़ा गया, उसका नाम है अतर परवेज। पुलिस का दावा है कि अतर परवेज का रिकॉर्ड दागदार है, टेंटेड है। वो पिछले कई साल से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। 2013 में पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की रैली में जो चारों तरफ ब्लास्ट हुए थे, उस ब्लास्ट को अंजाम देने वालों में अतर परवेज का भाई शामिल था। अतर परवेज पहले आतंकी संगठन सिमी का मेंबर रह चुका है। 2001 में सिमी पर बैन लगा दिया गया। इसके बाद अतर परवेज एसडीपीआई और पीएफआई का मेंबर बन गया। लेकिन अतर परवेज ने सिमी के सदस्यों की मदद जारी रखी। बिहार में बम धमाकों केसेस के सिमी के मेंबर्स जो अरेस्ट हुए, कई सालों तक जेल में रहे, उनमें से ज्यादातर आरोपियों की जमानत अतर परवेज ने दी है। वो सिमी के मेंबर्स का परमानेंट जमानती था। जो अथर नाम का एक व्यक्ति आज गिरफ्तार हुआ है पटना से, वो अथर वही है जिसके भाई ने पहले 2013 में पटना के गांधी मैदान में 8 बम ब्लास्ट किए थे, जिसमें 6 लोगों की जान गई थी। जिस प्रकार से सीरियल बम ब्लास्ट किए गए थे पटना में 2013 में, जब आज के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, जो उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, कैंपेन कमेटी के हेड थे, बतौर कैंपेन कमेटी के हेड जब वो पटना गए थे कैंपेनिंग करने के लिए, उनके सभा में, याद करिए, आप भी अभी देख सकते हैं अपने आर्काइव में जाकर, उनके डायस के नीचे एक बम मिला जो बाद में डिफ्यूज कर दिया गया, और उनके आसपास 6 बम फूटी थी। उसका भाई है ये अतर जो आज गिरफ्तार हुआ है। अतर परवेज पटना पुलिस की गिरफ्त में है। उसका भाई बम धमाकों के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन फिर भी अतर के परिवार वाले उसे बेकसूर बता रहे हैं। आज हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र पटना के नया टोला इलाके में अतर परवेज के घर भी गए। घर में सिर्फ महिलाएं थी। उनका कहना है कि अतर परवेज तो 5 वक्त के नमाजी हैं, वो देश के खिलाफ किसी साजिश में शामिल नहीं हो सकता। पुलिस का कहना है कि अतहर ने वहां पर मकान किराए पे लिया था मोहम्मद जलालुद्दीन के घर को, और वहां वो ट्रेनिंग दे रहे थे चाकू और तलवारबाजी की। आप लोग का क्या कहना है? नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं। वो उस लाइन के आदमी ही नहीं है। कोई बात नहीं है। 5 वक्त के नमाजी हैं। कभी इस तरह का, कभी किसी से भी। हाँ, ठीक है। कभी किसी तरह का कोई बात ही नहीं हुई। आप अगल बगल से भी पूछताछ कर ही रहे हैं, आपको सबूत मिल ही रहा होगा, तो फिर ये ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं?
नहीं, लेकिन पटना पुलिस ने तो जांच की है और जब छापेमारी हुई तब ये जानकारी मिली कि वो ट्रेनिंग देने का काम करते थे और वहाँ पर चाकू और तलवारबाजी की ट्रेनिंग दी जाती थी मार्शल आर्ट के नाम पर। नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बिहार पुलिस की बात सुनवाई। बिहार पुलिस जिस सीक्रेट डॉक्यूमेंट के आधार पर पीएफआई को साजिश का आरोपी बता रही है, वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिखाया, उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर की। जिस घर से वो दस्तावेज बरामद हुए उस घर की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। लेकिन जैसे ये खबर आई कि पीएफआई के लोग पकड़े गए हैं, पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने का ख्वाब देख रहा है, तो कुछ ही देर बाद पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद सामने आए। तो उनका पक्ष भी सुन लेते हैं। उन्होंने कहा यह सब बेकार की बात है, पुलिस कहानी गढ़ रही है, इसी तरह की बातें यूपी पुलिस ने कही थी, इसलिए इनमें कोई दम नहीं है। सरकार पुलिस के जरिए पीएफआई को खत्म करने की साजिश रच रही है। बिहार में जो अरेस्ट हुए हैं पटना के अंदर, ये दोनों भी जो हैं, पहला इसमें एक एलिगेशन है कि पीएफआई के मेंबर को अरेस्ट किया गया है। पीएफआई के दोनों मेंबर्स नहीं है, जो दो निर्दोष लोगों को वहां पर अरेस्ट करके पीएफआई को टारगेट करने के लिए उन्हें अरेस्ट करके पीएफआई का मेंबर बताया जा रहा है। हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एक ऑफिस को उन्होंने रेड किया, उसके ओनर को इंक्वायरी के लिए बुलाया, फिर उस ओनर को छोड़ दिया, उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा डॉक्यूमेंट पढ़ा गया, उसके बाद लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है एक स्टोरी बनाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, एक डॉक्यूमेंट के बारे में वो बोल रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट पहले चीज पॉपुलर फ्रंट का ना तो है, ना तो पब्लिश किया, ना सर्कुलेट किया है, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट अगर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट पब्लिश करती है, हम पब्लिक डोमेन में करते हैं, उसको छुपा छुपा के हम नहीं करते। तो पब्लिक डोमेन में तो हमने कभी भी ऐसा एक डॉक्यूमेंट पब्लिश नहीं किया। दूसरा, अगर कोई भी पॉपुलर फ्रंट को फॉलो करता है, उन्हें पता होना चाहिए कि ऐसे बकवास बातें पॉपुलर फ्रंट कभी प्रिंट और पब्लिश नहीं करता। तीसरा, ये डॉक्यूमेंट आया कहाँ से? ये डॉक्यूमेंट जो है हमें भी पॉपुलर फ्रंट में भी हमने भी पहला ये डॉक्यूमेंट जो है बस्ती में यूपी में एक केस हुआ था, उस केस के चार्जशीट में ये डॉक्यूमेंट को अटैच किया गया था। तो ये डॉक्यूमेंट जो यूपी के एक केस में है, सेम डॉक्यूमेंट बिहार पुलिस प्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब क्या है? दोनों के बीच में एक लिंक है और एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी चला जा रहा है कि पॉपुलर फ्रंट को टारगेट करने के लिए। यानी ये डॉक्यूमेंट किसी एक टेबल में बना, उस टेबल से अलग अलग एजेंसीज को दिया जाता है हमें टारगेट करने के लिए। भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की साजिश की जाएगी, ऐसी बातों पर आसानी से यकीन नहीं होता। लेकिन अगर पीएफआई का बैकग्राउंड देखें, पिछले कुछ साल में इनकी हरकतें देखें, तो लगता है कि खतरा जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। कई बार आपको भी सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेजेस मिले होंगे, ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं जिनमें कहा जाता है कि अगले 50 साल में भारत की आबादी में हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों की जनसंख्या करने का प्लान बनाया गया है। लोग फिगर्स देते हैं, बताते हैं कि कैसे मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ाई जा रही है और हिंदुओं की संख्या कम हो रही है क्योंकि वो बेखबर हैं। कई बार दूसरे मुल्कों के एग्जाम्पल देकर समझाया जाता है कि कैसे भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की साजिश रची जा रही है और कुछ साल बाद ये इस्लामिक मुल्क हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे मैसेजेस पर ध्यान नहीं देते, कोई इनको वेरीफाई करने की कोशिश भी नहीं करता, लगता है कि बेकार की बात है। लेकिन आज पीएफआई के जो दस्तावेज सामने आए, जो प्लान सामने आया, उसने लोगों के कान खड़े कर दिए। क्योंकि ये बात तो निश्चित है कि इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं और हमारे बीच में ही हैं। दस्तावेज तो है और हमारे बीच में ही है। भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने का आइडिया कुछ लोगों के दिमाग में है और वो लोग भी हमारे आसपास हैं। अब पीएफआई के महासचिव चाहे जितनी सफाई दें, अपने संगठन का कितना भी बचाव करें, इसे मनगढ़ंत कहानी बनाएं, लेकिन दस्तावेज तो झूठ नहीं बोलते। और इतिहास गवाह है कि दिल्ली के दंगे हो, यूपी की हिंसा हो, हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर हुई हिंसा हो, सीए और एनआरसी को लेकर हुए झगड़े हो, करौली के दंगे हो, अमरावती में उमेश कोले की हत्या हो, या फिर उदयपुर में कन्हैयालाल का गला काटने का मामला, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं पीएफआई का नाम आया, पीएफआई की साजिश सामने आई। इसलिए आज जो दस्तावेज सामने आए उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। मैं तो कहूंगा कि पीएफआई जैसे संगठन दिखने में चाहे सिर्फ हिंदुओं के दुश्मन हो, लेकिन ये मुसलमानों के हिमायती भी नहीं है, ये मुसलमानों के भी दुश्मन है। इन्हीं की वजह से पूरी कौम बदनाम होती है। ये अमन चैन को बर्बाद करना चाहते हैं और तो और
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह की पवित्रता भी इन लोगों ने भंग कर दी। पीएफआई के लोगों ने दरगाह में मीटिंग की और उसका असर यह हुआ कि 17 जून को अजमेर शरीफ की दरगाह के खादिम गौर चिश्ती ने दरगाह के गेट पर खड़े होकर भीड़ से सर तन से जुदा के नारे लगवाए। कन्हैया के कातिलों से मिला और 28 जून को कन्हैया लाल की गला काटकर हत्या कर दी गई। कातिल तो उसी दिन पकड़ लिए गए थे, लेकिन गौर चिश्ती फरार था और आज वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। गौर चिश्ती को राजस्थान के पुलिस ने आज हैदराबाद से अरेस्ट किया। गौर करने वाली बात है कि गौर चिश्ती की गिरफ्तारी उदयपुर में कन्हैया लाल के मर्डर केस में हुई थी। मैंने ठीक एक हफ्ते पहले पिछले बृहस्पतिवार को आपको बताया था कि एनआईए के पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि गौर चिश्ती 17 जून को उदयपुर गया था और उदयपुर में उसने कन्हैया लाल का मर्डर करने वाले मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस से मुलाकात की थी और उसी दौरान अपने मोबाइल फोन से कुछ पैसे ट्रांसफर किए थे। अब एनआईए गौर चिश्ती के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जांच कर रही है, क्योंकि शक है कि गौर चिश्ती ने ये पैसे मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस को कन्हैया लाल का मर्डर करने के लिए दिए होंगे। एनआईए की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के 18 खास नंबरों से भारत में जिन 319 नंबरों पर बात हो रही थी, उनमें एक नंबर गौर चिश्ती का भी था। गौर चिश्ती के पकड़े जाने से कन्हैया लाल के मर्डर केस में और नए खुलासे होंगे और नई बातें सामने आएंगी। यह पता लगेगा कि नूपुर शर्मा को सपोर्ट करने वाले कितने लोगों की हत्या की साजिश थी और इस साजिश में कौन कौन शामिल था। अब तक जो खुलासे हुए हैं उनमें साजिश के पीछे बात घूम फिर कर पीएफआई आ रही है। अगर आप कड़ियां जोड़ेंगे तो पीएफआई का नाम आएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी सरवर चिश्ती का वीडियो आया था, जिसमें वो दरगाह में पीएफआई के नेताओं के साथ सीक्रेट मीटिंग करते हुए दिखाई दिए। फिर 17 जून को सरवर चिश्ती के भतीजे गौर चिश्ती ने सर तन से जुदा के नारे लगवाए। फिर 17 जून को कन्हैया के कातिलों से मिला और 28 जून को कन्हैया के उदयपुर में हत्या हुई। जब जांच शुरू हुई तो एनआईए ने हैदराबाद से मोहम्मद मुदव्वर अशरफी नाम के पीएफआई के एक मेंबर को अरेस्ट किया था। पता यह लगा था कि कातिल हैदराबाद में किसी के साथ लगातार कांटेक्ट में थे। मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद भी हैदराबाद गए थे और आज गौर चिश्ती को भी हैदराबाद से ही गिरफ्तार किया गया। गौर चिश्ती के साथ ही उस मकान के मालिक को भी अरेस्ट किया गया है जहां वो छुपा हुआ था। अब राजस्थान पुलिस गौर चिश्ती को अजमेर लेकर आ रही है और जांच का फोकस अजमेर शरीफ की दरगाह पर हो गया है। इससे दरगाह के लोग परेशान हैं। इसीलिए आज अंजुमन कमेटी ने गौर चिश्ती के चाचा सरवर चिश्ती से साफ कह दिया कि वो खामोश रहें, कमेटी के सेक्रेटरी की हैसियत से बयानबाजी ना करें। सरवर चिश्ती तो खामोश हैं, लेकिन उनका बेटा आदिल चिश्ती भी बैकफुट पर है। आदिल ने कुछ दिन पहले हिंदू देवी देवताओं के लिए इंसल्टिंग बातें कही थी, अपमानजनक बयान दिया था। आज आदिल चिश्ती ने उसके लिए माफी मांगी। हर रिलीजन में कुछ ना कुछ चीजें मिलेंगी जो लॉजिक के परे है, लेकिन हम उसे मानते हैं क्योंकि वी बिलीव इन गॉड। हम अल्लाह में, भगवान में यकीन रखते हैं। तो मैंने उस पे कहा था कि अगर उड़ने वाला घोड़ा अगर साबित नहीं है या लॉजिकल साउंड नहीं करता है, तो हनुमान जी, गणेश जी और दूसरे रिलीजन में जो भी फिगर्स हैं वो कैसे लॉजिकल साउंड करते हैं। वो इसलिए हम इसे इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हम गॉड में बिलीव करते हैं। हम वेदास में, कुरान में, पुराणास में बिलीव करते हैं, इसलिए हम उन्हें मानते हैं। ये एक जो था मेरा रीबटल था, ना कि मैंने हिंदुइज्म पे एतराज उठाया था और ना ही मेरी नीयत थी किसी भी रिलीजन को मॉक करने की। आदिल ने माफी मांगी, लेकिन किस बात के लिए माफी मांगी ये मैं आपको सुनवाता हूं कि उन्होंने कहा क्या था। मैं सोचता हूं अगर इंसान को 1000 साल की भी जिंदगी मिले तब भी वो 333 करोड़ खुदाओं को राजी नहीं कर सकता, नॉट इन अ लीस्ट बिट। दूसरी बात, नूपुर शर्मा से फिर मैं पूछूंगा, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी विष्णु जी के 10 अवतार हैं, 10 अवतार। उनमें से कुछ इंसान जैसे कहते हैं कि ये इनकारनेशन है, उनमें से कुछ इनकारनेशन इंसानों वाले हैं, उनमें से कुछ इनकारनेशन वाले हैं और कुछ इनकारनेशन ऐसे हैं जो आधे इंसान और आधे। तो प्लीज नूपुर शर्मा मुझे बताएं कि इस 10 अवतार ये क्या लॉजिकल है, ये प्रैक्टिकल है।
कि एक भगवान आप कह रहे हो उसे भगवान है, वो 10 अवतार में आता है के अलग रूप में, इंसानों के अलग रूप में, और फिर एक फ्यूजन के रूप में। फिर तीसरा हनुमान जी, उनका वजूद, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगी आप? श्री गणेश जी, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगी आप? किसी भी बात को कहने के कई तरीके होते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं ये नहीं कहना चाहता और उसके बाद सब कुछ कह देते हैं। कुछ लोग एक दूसरे स्टाइल में कहते हैं, वो अपनी बात सवाल के फॉर्म में कहते हैं। यह काम आदिल चिश्ती ने भी किया था। उन्होंने कहा नूपुर शर्मा बताएं 333 करोड़ देवी देवताओं को कैसे मनाएंगी, हनुमान जी गणेश जी के एग्जिस्टेंस को कैसे साबित करेंगे, आधा जानवर आधा इंसान कैसे संभव है। कुल मिलाकर मकसद था सवाल के रूप में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना और हिंदू की आस्था पर चोट करना। इसी तरह की गलती नूपुर शर्मा से भी हुई थी। माफी नूपुर शर्मा ने भी मांगी थी, बयान उन्होंने भी वापस लिया था। लेकिन नूपुर शर्मा को छोड़िए, उसे सपोर्ट करने वालों को भी धमकियां मिलने लगी, 2 की हत्या कर दी गई। ये नहीं होना चाहिए। अगर आदिल चिश्ती को अपनी गलती का एहसास है, उन्होंने माफी मांग ली, तो बात वहीं खत्म करनी चाहिए। मौलानाओं का, उलेमाओं का यही काम है, यही फर्ज है कि वो नौजवानों को समझाएं कि पीएफआई जैसे संगठनों की साजिश का शिकार न बने। जो लोग भड़काते हैं उनके चक्कर में न पड़े। किसी की बात पर यकीन करने से पहले हकीकत को जानने की कोशिश करें, वरना भड़काने वाले बहुत हैं। और आज इसका एक और एग्जाम्पल मिला। असदुद्दीन ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि आरएसएस और बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रही है। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने का झूठ फैलाकर कानून लादने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत ने जनसंख्या को लेकर विवादित बात कही है, वो मुसलमानों की जनसंख्या को कम करने की बातें कर रहे हैं। ओवैसी बहुत गुस्से में थे, बोले मोहन भागवत होते कौन है पॉपुलेशन कंट्रोल करने पर बयान देने वाले। ओवैसी ने कहा कि भागवत मोदी से बेरोजगारी, महंगाई और चीन की घुसपैठ पर क्यों नहीं पूछते, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट क्यों करते हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि आरएसएस देश में नफरत फैलाने का काम करता है। ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर जनसंख्या के खिलाफ सरकार कानून बनाती है तो उसका विरोध करेंगे। चीन ने जो गलती की, वो गलती वो भारत को नहीं करने देंगे। क्या यह बात सच नहीं है मोहन भागवत साहब कि भारत का टीएफआर रेट गिरा है? क्या यह बात सच नहीं है आरएसएस के सरसंचालक कि मोदी सरकार जिसकी छत्रोछाया में वो रहती है, जिसका पूरा सपोर्ट आप करते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन करता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया कि भारत में 2 चाइल्ड नॉर्म की ज़रूरत नहीं है। आप पॉपुलेशन से इम्बैलेंस कहाँ देख रहे हैं? आपको तो ये देखना चाहिए कि जो भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस पार्टी को आपने सत्ता में लाया, उसने क्या किया 8 साल में? क्या पूरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर 50 साल से 50% आबादी 25 साल के उम्र की है, 60% आबादी 40 साल की उम्र की है? आपने उनको रोजगार क्यों नहीं दिया? पॉपुलेशन के बारे में बार बार आप बात करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत आप पैदा करते हैं। पॉपुलेशन रेगुलेशन को क्यों अपोज कर रहे हैं? ये तो हम चाइना को भी पीछे छोड़ क्या पॉपुलेशन की वजह से मोदी सरकार चीन जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर की भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है पिछले 2 साल से, पॉपुलेशन की वजह से नहीं हटा पा रही उनको? क्या पॉपुलेशन की वजह से भारत के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं? आप लोग इस बात को समझिए, जो गलती चीन ने की वो भारत को नहीं करनी चाहिए। ओवैसी को इतने से ही तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने मोहन भागवत को जी भर कर कोसा। ओवैसी ने कहा कि आरएसएस के सपोर्ट से मोदी सरकार लोगों के धार्मिक मामलों में दखल दे रही है। संविधान से सबको अधिकार मिला है कि वो जिस धर्म को चाहे उसे माने, जैसे चाहे वैसे पूजा करें, भगवान को माने या ना माने। ओवैसी ने कहा कि रिलीजियस कन्वर्जन पर बात करने का हक मोहन भागवत को किसने दिया? भागवत को संविधान पढ़ना चाहिए, यह समझना चाहिए कि हिंदुत्व और भारतीयता अलग अलग मामले हैं।
मोहन भगवत साहब ने यह भी कह दिया कन्वर्जन। क्या कन्वर्जन से भारत को क्या ताल्लुक? मोहन भगवत साहब बताइए, मोहन भगवत साहब के क्या भारत का कोई रिलीजन है? भारत का कोई रिलीजन नहीं है। भारत सब रिलीजन को मानता ही है, भारत की खूबसूरती है। भारत का कोई रिलीजन है क्या? आप चाहते हैं कि भारत का एक रिलीजन हो जाए, आरएसएस चाहती कि भारत का एक रिलीजन हो, एक कल्चर हो, एक जबान हो। ये नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत एक मल्टी कल्चरल मुल्क रहा है और रहेगा। क्या आप साउथ की तहजीब को नॉर्थ में फोर्सबली इंप्लीमेंट कर सकते? नहीं कर सकते। क्या आप एक रिलीजन को इंप्लीमेंट कर सकते? नहीं कर सकते। भारत की खूबसूरती है। अरे भाई, आप इतना डर क्यों रहे कन्वर्जन से? मुझे समझ नहीं आ रहा मोहन भगवत साहब। डरने की बात क्या है? कन्वर्जन तो एक इंसान का चॉइस है ना। चॉइस तो भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट है। पुट्टू स्वामी जजमेंट के बाद मोहन भगवत साहब, चॉइस एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। कोई मजहब चेंज करेगा, उससे तकलीफ क्या? आपको क्या हो रही है? कोई भगवान को नहीं मानता, नहीं मानता, ठीक है। यही तो खूबसूरती है भारत की। और देखिए मोहन भगवत साहब, एक बात याद रखिए, हिंदुत्व में और भारतीयता में बहुत फर्क है। हिंदुत्व में और भारतीयता एक नहीं है मोहन भगवत साहब। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओवैसी बार बार कहते रहे कि मोहन भागवत ने जनसंख्या को लेकर मुसलमानों को टारगेट किया। ओवैसी ये भी कहते रहे कि मोहन भागवत ने कन्वर्जन की बात की। चर्चा ये भी चल रही थी कि आरएसएस प्रमुख ने यह कहा कि बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, अपना पेट तो जानवर भी पालते हैं। इस रेफरेंस में ओवैसी ने मोहन भागवत के खिलाफ बहुत सारी बातें कही, अनर्गल बातें कही और आरएसएस प्रमुख को सलाह दी कि वो संविधान पढ़े। अब मैं आपको उसका सच बताता हूं। मैंने मोहन भागवत का वो भाषण सुना जिसको लेकर यह बयानबाजी हुई। यह स्पीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कल कर्नाटक के सत्य साई यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में दी थी। 21 मिनट की स्पीच थी। इसमें उन्होंने जनसंख्या की कोई बात नहीं कही। इसमें उन्होंने रिजर्वेशन की, आरक्षण की कोई बात नहीं कही। जो कहा उसके कुछ अंश आपको सुनवाता हूं, आपको अंदाजा लगेगा यह भाषण किस अंदाज में दिया गया था। शिक्षा देना व्यक्ति को तो मृत्यु से तरण करने के लिए अविद्या या अपरा विद्या का अध्ययन आवश्यक है, लेकिन उसी समय अमर होने के लिए इन सब के परे जाकर उपयोगी मनुष्य का जीवन जीने के लिए पराविद्या या विद्या को सीखना आवश्यक है। ये दोनों बातों का संतुलन साध कर जब शिक्षा चलती है तब शिक्षा चलती है, नहीं तो वो शिक्षा नहीं होती। केवल भौतिक अस्तित्व को सर्वाइवल इवन एनिमल्स सर्वाइव, उसमें क्या है? मनुष्य के पास अगर बुद्धि नहीं होती तो मैन इज द वीकेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ। लेकिन एक कॉग्निटिव इंपल्स आया कभी उसके जीवन में, उसने उसका जीवन बदल गया, सर्वश्रेष्ठ बनाया। लेकिन केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज ए ट्रूथ applicable to animals, not to humans. In humans, the fittest persons will make others survive. The fittest will help weakest to survive. That is human excellence. Human excellence यानी क्या है? Excellence in everything. But it must be human. What is this human? Human is to use your own faculties to make the world survive, to make the world grow, to make it a happier, a peaceful world. ये मनुष्य की व्याख्या है, उसके जीवन में ये धर्म है। मोहन भागवत कह रहे थे कि बच्चे
तो जानवर भी पैदा करते हैं, जनसंख्या तो जानवर भी बढ़ाते हैं, पेट जानवर भी भरते हैं, वो एक दूसरे से छीन कर खाते हैं। जो ताकतवर होता है वो सरवाइव करता है, ये जंगल का कानून है। लेकिन इंसान जानवर नहीं है। इंसान जीने के लिए कमजोर से छीनता नहीं, बल्कि जीने में कमजोर की मदद करता है। यही इंसानियत है। यही बात इंसान को जानवर से अलग करती है, इसलिए इंसान श्रेष्ठ है। भागवत ने कहा कि मनुष्य बेहतर तभी बनता है जब वो दूसरों की मदद करे। मोहन भागवत ने न तो धर्मांतरण की बात की, न जनसंख्या नियंत्रण पर कुछ बोले, लेकिन उनकी बात को ऐसे पेश किया गया जैसे वो मुसलमानों की बात कर रहे हों। इसीलिए मैंने कहा, इस तरह के लोगों से बचने की जरूरत है। किसी मैसेज पर, किसी वीडियो पर, किसी बयान पर यकीन करने से पहले खुद एक बार जांच कर लीजिए, वरना नफरत फैलाने वालों के चंगुल में फंस सकते हैं। पढ़े लिखे लोग भी, समझदार लोग भी किस तरह से किसी मामले को गलत रंग दे देते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे। ऐसा एक बेवजह विवाद हुआ। कुछ लोगों ने दावा किया कि सरकार विरोधियों का मुंह बंद करना चाहती है, सरकार अपनी आलोचना में एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहती। इसे सरकार ने भ्रष्ट, तानाशाह, अशेम्ड, एब्यूज्ड, बिट्रेड और हिपोक्रेसी जैसे कई शब्दों को अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर कर दिया है। हैरानी की बात तो यह कि सोशल मीडिया की इस खबर पर बड़े बड़े नेताओं ने रिएक्ट किया, सरकार की आलोचना शुरू कर दी। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टीज ने तो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट करके सरकार पर अटैक किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार को जितने शब्दों पर पाबंदी लगानी है लगा ले, विरोधी दलों के नेता पार्लियामेंट में इन शब्दों का इस्तेमाल करते रहेंगे। पार्लियामेंट में एक किताब है जिसमें कौन से शब्द इस्तेमाल करना, कौन से नहीं करना, जो वहाँ पर मेंशन किए गए हैं वही शब्द तो हम इस्तेमाल करते हैं। और वो नए शब्द क्यों ला रहे हैं? जुमलाजीवी बोलने का ये अनपार्लियामेंट्री क्या है आप कहिए। और करप्शन तो बार बार हर आदमी बोलता है, हर वक्त बोलता है, हर डिबेट में आता है। क्या वो डिबेट में वो वर्ड अगर निकालेंगे तो कौन सा वर्ड इस्तेमाल करें? मल्लिकार्जुन खड़गे तो थोड़े संयत थे, संभल कर बोले, लेकिन ओवैसी तो बोले कि मोदी सरकार तानाशाही पर उतर आई है, वो अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसीलिए अब विपक्ष की आवाज बंद की जा रही है। अनपार्लियामेंट्री वर्ड के दूर की बात, वो अहम नहीं है, कंटेक्स्ट अहम है। कंटेक्स्ट, जो कंटेक्स्ट होगा अहम है। अब कंटेक्स्ट क्या है कि मैं बोलूंगा कि मैं मोदी सरकार पर फूल फेंक के मारूंगा क्योंकि आपने नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। मैं कहूंगा पार्लियामेंट में खड़े होकर कि मैं देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर फूल फेंक कर मारूंगा क्योंकि देश के युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बना दिया। तो क्या फूल को अनपार्लियामेंट्री बना देंगे आप? नहीं, फूल अच्छा, फूल बरसा के मारूंगा। और ये कहूंगा कि भाव फूल बरसाओ मोदी सरकार पर कि उन्होंने भारत के नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। तो क्या अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा? कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ये लफ्ज की बहस में मत जाइए। आम आदमी पार्टी के नेता भी बोले, तृणमूल कांग्रेस के नेता भी बोले, वामपंथी भी बोले, लेकिन वक्त के कारण मैं आपको सबकी बात तो नहीं सुनवा सकता। हालांकि शाम होते होते जब विवाद बहुत बढ़ गया तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला सामने आए। उन्होंने कहा जो कहा जा रहा है वैसा कुछ हुआ ही नहीं, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की कोई नई लिस्ट नहीं आई है। अब सवाल यह था कि फिर हुआ क्या? जो नए शब्दों की लिस्ट आई जिन्हें अनपार्लियामेंट्री बताया गया वो क्या है? इस पर स्पीकर ने बताया कि जिन शब्दों की बात की जा रही है वो उन शब्दों की लिस्ट है जो पहले लोकसभा, राज्यसभा या किसी राज्य की विधानसभा की कार्रवाई से हटाए गए हैं, जिन्हें लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन या किसी विधानसभा के स्पीकर ने अनपार्लियामेंट्री करार दिया है। इन शब्दों की जानकारी हर साल सबको दी जाती है जिससे नए सांसदों को पता रहे कि सदन में किन शब्दों के उपयोग से बचना है
ओम बिरला ने साफ साफ कहा कि किसी भी शब्द को बैन नहीं किया गया है। कोई भी शब्दों को बैन नहीं किया गया है। नंबर 1, जो शब्द उस समय संदर्भ में बोलते समय किसी मान्य सदस्यों ने आपत्ति की है कि ये असंसदीय है या सचिवालय को लगा है कि ये शब्द रिकॉर्ड में जाना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, उसको स्पंज किया है और स्पंज करने के बाद मान्य सदस्यों के पास कॉपी जाती है। उसके बाद अगर उनको आपत्ति होती है तो वो सचिवालय को बताते हैं कि आपने हमारे इस शब्द को स्पंज किया है, गलत किया है। सचिवालय उनको सुनता है। उसके बाद जो अध्यक्ष निर्णय करता है, जो नियम प्रक्रिया के 380 के अंदर 381 में उसको अधिकार है, वो अंतिम अधिकार माननीय सदस्यों ने दिया है। और मेरी सभी सदस्यों से यही भावना रहती है, हर सदस्य माननीय सदस्य मेरे लिए सभी माननीय है और सब सदन में मर्यादित चर्चा संवाद करें, अच्छी चर्चा संवाद करें। मैं सबके संरक्षण करने की जिम्मेदारी मेरी है। देश में भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए। किसी शब्दों को बैन नहीं किया है और किसी सरकार भी बैन नहीं करती है। मैं डिबेट और चर्चा में सुन रहा हूं कि इस सरकार ने बैन कर दिया, उस सरकार ने बैन कर दिया। विरोधी दल के नेता दिन भर सरकार पर हमला कर रहे थे, बीजेपी खामोश थी, लेकिन जैसे ही स्पीकर ने स्थिति साफ की तो फिर बीजेपी के नेता भी मैदान में आ गए। संबित पात्रा ने कहा अब उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए जो दिन भर से देश को गुमराह कर रहे थे। मुझे आश्चर्य होता है कि हर विषय में इसी प्रकार देश में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करके एक अशांत वातावरण बनाने का प्रयास जो विपक्ष और खास करके कांग्रेस पार्टी करती है, आज हम सब देख रहे हैं। हर कोई चाहता है कि आज संसद के अंदर एक गरिमामय डिस्कशन हो। मोदी जी जिस प्रकार विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। देश में हर कोई चाहता है कि गरिमा के साथ कोई भी तर्क वितर्क हो, वो गरिमा के साथ हो, मगर भ्रम की स्थिति यह होना उचित नहीं है। एक डर का माहौल क्रिएट करना जो विपक्ष कर रही है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। हम सबको माननीय बिरला जी को आज सुनना चाहिए और कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो जिस प्रकार बरगला रही थी देश को, आज कहीं ना कहीं उनका झूठ पकड़ा गया है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश में एक नेताजी की पूजा हो रही है, आरती उतारी जा रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेताजी की पूजा की, आरती उतारी और नेताजी माला पहनकर आशीर्वाद देने की मुद्रा में बैठे मुस्कुराते रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का ये वीडियो देखकर आपको हैरानी भी होगी, हंसी भी आएगी। ये वीडियो कल का है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर संजय निषाद की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी आरती उतारी थी। सफल हो जावे, संकट से नर मुक्ति पाए, संकट से नर मुक्ति। आरती उतारे जाने का वीडियो वायरल हुआ तो संजय निषाद एम्बैरस हो गए, सफाई दी। उनका कहना है कि पार्टी वर्कर्स ने जो किया अपने मन से किया, इसे किसी और तरीके से लेने की जरूरत नहीं है। कल वेद व्यास जी की जयंती थी। मैं फैजाबाद से मनाने के बाद 2 जगहों पर मनाया था, पूर्णिमा थी। आने के बाद कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने उनकी भावनाएं थी, वो क्या किया क्या नहीं किया। मैंने जब सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक ज्ञान जिन्हें दिया है, उनकी भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुंचा सकता हूं। और उन्होंने मेरे बगल में निषाद राज की भी मूर्ति थी और वो अगर कुछ करते हैं तो उसका जवाब वही दे सकते हैं। महाराष्ट्र से आज जो तस्वीरें आई चिंता में डालने वाली हैं। बाढ़ का कहर आज भी जारी रहा। नासिक, अमरावती, पालघर, पुणे, नागपुर, चंद्रपुर जैसे तमाम जिलों में आज भी सिचुएशन काफी खराब है। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस सीजन में अब तक महाराष्ट्र में 99 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र के 9 जिलों में इस वक्त एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात हैं। अब तक करीब 8000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। मौसम विभाग ने कोंकण, नागपुर, पुणे और आसपास के इलाकों में अगले 2 दिन तेज बारिश की आशंका जताई है। गुजरात में भी बाढ़ के हालात हैं। इस इलाके में बारिश लगातार हो रही है। वलसाड़ में बाढ़ के बीच कुछ लोग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए आसपास के लोग ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और उन्हें किसी तरह बचाया गया।
नवसारी में एनडीआरएफ के हेलीकॉप्टर को बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए लगाया गया। नवसारी, तापी और वडोदरा में 45 लोगों की जान बचाई गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।